नमस्कार, क्यूज केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। थोड़ा सा सामाजिक कार्यों की वजह से क्लासें अभी नहीं हो पाई हैं, अवरुद्ध रही थी। ठीक है, आज से हमारी क्लासें पुनः निरंतर होंगी। ऑफलाइन वाले सब मस्त, गुड इवनिंग। ठीक है, सब बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। किसको पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय से पहले हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, हमारे राज्यपाल के बारे में अच्छे से जान लिया। उसके बाद में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रमुख पदाधिकारियों को लेकर के मतलब 2-3 क्लासें हमने कर ली हैं। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय को लेके जाके। सबसे बड़ी बात, उच्च न्यायालय का संविधान में उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी संविधान के अंदर उच्च न्यायालय का वर्णन कहाँ मिलता है। ठीक है ना। तो संविधान के अध्याय 5 में और भाग 6 में। भाग तो कौन सा है? भाग है 6 और अध्याय है 5। अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक हमें उच्च न्यायालयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था में। सबसे पहले पढ़ा था हमने राज्यपाल को। ठीक है, हालांकि मैं इनके लास्ट के दिन शॉर्ट्स नोट्स बनवा दूंगा। ठीक है ना। राज्यपाल को पढ़ा था हमने 153 में। किसमें? 153 में, कि राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। फिर इसके बाद में पढ़ा था हमने सीएम, मुख्यमंत्री को। इसका वर्णन था 124। हालांकि 124 एक ये कहता है कि राज्य में जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आगे बात करें 165, इसमें देखा था हमने महाधिवक्ता को। किसको? महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल। ये राज्य का प्रधान होता है, राज्य की तरफ से राज्य का वकील होता है। राज्य का वकील यानी राज्य के मुकदमों की सुनवाई करता है। ठीक है ना। हाँ, अभी तो पुराना रिवीजन। ठीक है ना। राज्य का वकील होता है। ठीक है ना। इसको लगातार है तो इनको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, न्यायिक सेवा का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए महाधिवक्ता के लिए। फिर आगे बात करें हम, आगे हमने बात की थी मंत्रिपरिषद की। बात करें तो मंत्रिपरिषद 163 के अंदर देखने को मिलती है कि राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस में मिलता है? तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख 163 के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय को। जैसा कि हमने देखा था कि इनका भाग 6 अध्याय 5 के अंदर 214 से लेकर के 231 तक हम उच्च न्यायालय का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, हम एक एक अनुच्छेद को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। डालिए आप सभी उच्च न्यायालय। क्या? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में डालें आप अध्याय 5 भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक। हाँ, सही है उनका। तो किसके? हाँ, बहुत ही निंदनीय कृत्य है भीलवाड़ा वाला जो अभी हुआ था। ये मानवता को शर्मसार करने वाली बातें हैं। हाँ, वही तो, और क्या। सर्वोच्च न्यायालय जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, अभी राज्य पॉलिटी यानी राज्य के राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। लिख लिया? ठीक है, आगे बात करें हम। आगे हाई कोर्ट की सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है? तो बात करते हैं हम उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय की शुरुआत 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाई कोर्ट थे। यानी कि बात है 1862 की, जब भारत के अंदर हाई कोर्ट थे। किस किस में थे? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। पूछा गया है 1862 में या 1862 से पहले, यानी स्वतंत्रता से पहले किन किन जगहों पर हाई कोर्ट थे। ठीक है ना। तो याद रखना, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इनमें तो 1862 में। इनके बाद में 66 में एक और कोर्ट की स्थापना की जाती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। किसकी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है 1866 में। कब की जाती है? 1866 में। ठीक है ना। तो ये मोटी सी जानकारियाँ थी कि 1862 में
3 हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। 1866 में एक और कोर्ट देखने को मिलता है, इसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब बात करते हैं आर्टिकल 214 की, 214 की। तो ये क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। जिस प्रकार से प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, प्रत्येक देश में एक राष्ट्रपति होगा, सेम उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। 214 प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर अपना एक हाई कोर्ट होगा। आगे बात करें 215 की, ठीक है। 215 ये कहता है ये अभिलेखीय न्यायालय होगा, यानी अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय मान्य होंगे, अन्यथा न्यायालय की अवमानना होगी। अनुच्छेद 215 ये कहता है इसके जितने भी मामले हैं वो अभिलेखीय है, यानी उन सभी को लिखा जाएगा। इसके अधीन जितने भी न्यायालय आते हैं उन सभी न्यायालयों को इसके कानून या उसके निर्णयों को मानना होगा। अगर ये नहीं मानते हैं तो ये क्या होगी, ये न्यायालय की अवमानना होगी, यानी उसका उल्लंघन होगा। वापस से बात करें हम, हाई कोर्ट 1862 कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट। 214 कहता है प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। 215 कहता है ये अभिलेखीय न्यायालय होगा। तो इसके जो अधीनस्थ न्यायालय है इसको निर्णय मानने होंगे, ठीक है, और अन्यथा ये न्यायालय की अवमानना होगा, यानी कि इसके अगर नियमों को नहीं मानते हैं या इनके आदेशों की फॉलोइंग नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि ऐसे आपने उच्च न्यायालय के जो कानून हैं उनका उल्लंघन किया है या उनकी अवमानना की है, ठीक है। तो आप लिखें इसको, हाई कोर्ट की शुरुआत 1862 के अंदर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के अंदर हाई कोर्ट स्थित थे। वेरी गुड। हाँ, 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। फिर लिखें अनुच्छेदों को लिखें। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 ये उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा और अधीनस्थ न्यायालय को इसकी मानना या इसकी पालना करनी होगी, अन्यथा न्यायालय का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं 216 की। किसकी? 216 की। 216 कहता है गठन के बारे में। किसके बारे में? गठन के बारे में, यानी हाई कोर्ट के गठन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। कैसे? कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं है, उनको कार्यभार को देखते हुए बढ़ाया और घटाया जा सकता है। यही कहा है कि राष्ट्रपति कार्यभार को देखते हुए तय करेगा। अगर उन्हें लगता है कि हाई कोर्ट में 10 की ज़रूरत है या 5 की ज़रूरत है तो वो इस हिसाब से ही नियुक्ति करेंगे, ठीक है। जब उन्हें लगता है कि इसमें न्यायाधीशों की ज़रूरत कम है तो वो उन्हें कम भी कर सकते हैं बाद में। अनुच्छेद 216 में गठन के अंदर यही कहा गया है कि न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति कार्यभार को देखते हुए न्यायाधीशों की क्या करेंगे? नियुक्तियाँ करेंगे। कौन कह रहा है? 216। 214 में क्या कहा? न्यायालय होगा प्रत्येक राज्य में। 215 में अभिलेखीय न्यायालय। 216 में गठन। 217 में योग्यताएं। क्या योग्यताएं? कि आखिरकार अगर आप न्यायाधीश बन रहे हो तो आपके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष अधिवक्ता, यानी कि 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। वापस अगर किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनना है, पहली बात तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी हाई कोर्ट में उसे 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में। किसके रूप में? अधिवक्ता के रूप में। किसी भी राज्य में 10 वर्ष न्यायिक सेवा में रहा हो, या फिर किसी भी राज्य के अंदर जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके अंदर जज रहा हो, उसे भी क्या कर सकते हैं? न्यायाधीश बनाया जा सकता है। वापस से 217 में भारत का नागरिक हो और 10 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो या 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में या न्यायिक क्षेत्र में कार्य किया हो, उसे क्या बनाएंगे? न्यायाधीश।
आगे बात करते हैं, तो न्यायाधीश क्या इन्हें ऐसे ही बना दिया जाएगा? 10 वर्ष तक बहुत कार्य किए होते रहते हैं, लेकिन नहीं, उनको न्यायाधीश बनाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति से शुरू होती है। अब देखते हैं नियुक्ति को लेकर, किसको? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति है न्यायाधीशों की कॉलेजियम पद्धति से की जाती है। किस पद्धति से की जाती है? कॉलेजियम पद्धति से। अब कॉलेजियम पद्धति में होता क्या है? कॉलेजियम पद्धति में एक तो होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, या 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार से बात करूं मैं आपको कॉलेजियम को लेकर के, ठीक है? किसको? कॉलेजियम। तो कॉलेजियम की सिफारिश पर, किसकी? कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। अब नियुक्ति किसकी करेंगे? न्यायाधीशों की। किसकी करेंगे? न्यायाधीशों की। थोड़ी देर पहले देखा, इसके लिए उनके पास में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? 217 योग्यता और नियुक्ति को बता रहा है हमें। नियुक्ति से पहले उनके पास में योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताओं में सबसे पहला होना चाहिए 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्ष अधिवक्ता, या 10 वर्ष न्यायिक सेवा। 10 वर्ष न्यायिक सेवा। और तीसरी बात इंडियन सिटीजन, ठीक है ना? भारत का नागरिक। ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए। इससे पहले देखा था 214 को। किसको? 214 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होगा। राज्य में हाई कोर्ट होगा। उससे भी पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इनके अंदर क्या था? इनके अंदर हाई कोर्ट था। 1866 में बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। किसकी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है 1866 में। कब की जाती है? 1866 में। बात करें 215 में, तो 215 के अंदर कहा गया है आपको 215 ये बताता है गठन को। किसको? गठन को, कि राष्ट्रपति हैं वो जो न्यायाधीश हैं उनकी क्या करेंगे? उनकी संख्या में कमी या बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन किसे देखकर? कार्यभार को देखते हुए कमी या बढ़ोतरी कर सकते हैं, ठीक है? आगे बात करें 216 की। किसकी? 216। तो 216 के अंदर हमने अभी देखा था किसको? हाँ बिल्कुल, 215 में राष्ट्रपति गठन के लिए ये जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों के गठन हेतु क्या करेंगे? न्यायाधीशों के गठन हेतु वो क्या करेंगे? बिल्कुल। अच्छा सॉरी। हाँ 215 में गठन नहीं है, 216 में है गठन आपका। 215 में तो क्या कहा गया है? 215 में ये कहा गया है ये अभिलेखीय न्यायालय होगा। कैसा होगा? अभिलेखीय न्यायालय होगा। 216 में क्या कहा गया है? गठन। और गठन के लिए कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है? अभी हम पढ़ रहे हैं 217 बाब। कौन सा? 217 बाब। 217 के अंदर हमने देखा था, पहले तो हमने इनकी नियुक्ति देखी, पहले योग्यताएं देखी थी, अब नियुक्ति देख रहे हैं। नियुक्ति के संबंध में किसकी सिफारिश पर करेंगे? कॉलेजियम की। अब कॉलेजियम में 3 व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? 3 व्यक्ति। कॉलेजियम में 3 व्यक्ति होते हैं। पहला तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? सेकंड बात करें, सेकंड जो 4 हैं वो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, या वरिष्ठ न्यायाधीश लिख सकते हो आप, वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश कई बार पूछा गया है, कॉलेजियम में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, या ऑप्शन सी 3 वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो आपको उस वक्त याद रखना है कि कॉलेजियम में एक तो सुप्रीम कोर्ट के हायर न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं, और दूसरा 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। ये तो किस में होते हैं? कॉलेजियम पद्धति में। फिर कॉलेजियम सिफारिश करेगा, सिफारिश करने पर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति क्या दे देंगे उनको? नियुक्ति। और नियुक्ति का प्रावधान किस में है? 217 में। किस में है? 217 में, ठीक है? नेक्स्ट बात करें हम
ठीक है। नेक्स्ट, ये कॉलेजियम 5 सदस्यीय होता है और 5 सदस्य में एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। बात करें कॉलेजियम को समाप्त करने के लिए 99वें संविधान संशोधन 2014 होता है, यानी कि 99वां संविधान संशोधन। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन। और होता कब है? 2014 में। कब होता है? 2014 के अंदर। कौन सा होता है? 99वां संविधान संशोधन। लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है कि कॉलेजियम के स्थान पर क्या करना चाहिए? जो आपका कॉलेजियम है, कॉलेजियम को खत्म करो, आप कॉलेजियम को समाप्त करो और इसके स्थान पर क्या लेके आओ? न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके आओ। क्या लेके आओ? न्यायिक नियुक्ति आयोग। कौन सा संविधान संशोधन कह रहा है? 99वां संविधान संशोधन 2014 कहता है कि आप कॉलेजियम को समाप्त करके न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कीजिए। किसका आयोग का गठन कीजिए? कि जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है। ठीक है। लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। किसको? न्यायिक नियुक्ति आयोग को। कारण क्या रहा था कि न्यायिक नियुक्ति आयोग में इन्होंने प्रधानमंत्री को सम्मिलित किया था। अब जब किसी पार्टी व्यक्ति विशेष अगर किसी न्यायिक मामले में आ जाएगा तो वो न्याय निष्पक्ष नहीं रहेगा। हालांकि निष्पक्ष रहेगा, लेकिन हमारी जो भावना है, सेंटिमेंटल जो जुड़े हुए हैं, हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से क्या होता है, 99वें संविधान संशोधन को 16 अक्टूबर को, कब? 16 अक्टूबर 2015 को, 16 अक्टूबर 2015 को जस्टिस खैर की पीठ के द्वारा 99वें संविधान संशोधन 2014 को रद्द या समाप्त कर दिया गया और पुनः कॉलेजियम की शुरुआत कर दी। जो न्यायिक नियुक्ति को लेकर के मांगे चल रही थी, न्यायिक नियुक्ति को लेकर के 99वां संविधान संशोधन होता है और संविधान संशोधन होने के बाद में जो जस्टिस जे.एस. खैर है, जस्टिस जे.एस. खैर की खंडपीठ स्थापित होती है और वो 16 अक्टूबर 2015 को जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था उसे समाप्त कर देती है। उसके स्थान पर पुनः क्या लेके आ जाती है? पुनः लेके आ जाती है आपकी किसको? कॉलेजियम पद्धति को। ठीक है, समझ में आ गया सबके? वेरी गुड, सबके समझ आ गया। ठीक है, तो ये नियुक्ति को लेकर के बातें थी। लिखें आप नियुक्ति, ये भी लिख रहा था, योग्यताएं तो लिख ली ना? वेरी गुड। अब लिखें नियुक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। 99वें संविधान संशोधन 2014। हाँ बिल्कुल। हाँ, राज्य का जो उच्च कोड है उनका विस्तार आप केंद्र शासित तक कर सकते हो आर्टिकल 230 के तहत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 2 से अधिक राज्यों के लिए 231। हाँ, 2 से अधिक राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का भी हो सकता है। अभी हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे हैं, चंडीगढ़ वाला है, मद्रास वाला है, ये 2 से अधिक राज्यों के हैं। ठीक है ना? गुवाहाटी वाला है, असम, अरुणाचल में का प्रदेश, उन सभी का है। तो 231 का कहता है 2 से अधिक राज्यों में हो सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों तक इनका विस्तार हो सकता है। 230 का कहता है कि राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है या राज्य में जो उच्च न्यायालय है उनका विस्तार किया जा सकता है। लिख लिया? सॉरी, हाँ इसी वजह से तो। अच्छा, वो चांद कहेंगे। ठीक है, आगे अभी हम 217 को ही पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को याद रखना, अनुच्छेद 217 को। किसको पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 217 को। 217 में सबसे पहले क्या किया गया? योग्यताएं। क्या? योग्यताएं। फिर दूसरा पढ़ा था हमने नियुक्ति। क्या पढ़ा था? नियुक्ति। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं क्या? पद से हटाना। अगर किसी व्यक्ति को पद से हटाना है, व्यक्ति को क्या? न्यायाधीश को पद से हटाना है, तो उसे न्यायाधीश को पद से कैसे हटा सकते हैं? तो उसके लिए महाभियोग प्रक्रिया। कौन सी? महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति में अपनाई जाती है। हाँ, मैं वही बता रहा था कि जो पंकज मित्तल थे उनके केस में भी यही कहा गया था, न्यूज़पेपर वालों ने महाभियोग प्रक्रिया चलेगी, लेकिन याद रखना महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति के ही चलती है। अब बात करते हैं पद से हटाना।
तो इनको या तो सिद्ध कदाचार के आधार पर और दूसरा अक्षमता यानी डिसेबिलिटी, इनके अंदर कार्य करने की योग्यता ना रहे, ये मानसिक रूप से सक्षम ना रहें, शारीरिक रूप से सक्षम ना रहें, यानी इनके अंदर डिसेबिलिटी उत्पन्न हो जाए तो भी इनको क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। दूसरा सिद्ध कदाचार यानी कि असामाजिक तत्वों में या कई दूसरे कृत्यों में आने पर भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब इनको हटाएंगे कैसे, हटाने के प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए है कि प्रस्ताव संसद के, इनके लिए एक प्रस्ताव लाना होगा, संसद के अंदर प्रस्ताव लाना होगा। और संसद में प्रस्ताव भी कैसा होगा कि अगर आप लोकसभा में लेकर के आ रहे हो, लोकसभा के अंदर लेकर के आ रहे हो तो आपके पास में 100 सदस्य प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए। कितने? 100 सदस्य प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए, तो ही पीठासीन अधिकारी के पास में आप जा सकते हो। और अगर आप राज्यसभा में लेकर आ रहे हो तो राज्यसभा में आपके पास में 50 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 50। वापस से लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य। तो आप इनको लेकर के, प्रस्ताव को लेकर के आगे जाओगे और पीठासीन अधिकारी पर, और जब पीठासीन अधिकारी उन पर अनुमति दे देगा, क्या कर देगा? पीठासीन अधिकारी अनुमति दे देगा। तो अनुमति देने के बाद में क्या होगा? अनुमति देने के बाद में उसके लिए जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। किसका? जांच कमेटी का। और जब जांच कमेटी उसे दोषी करार देगी तो फिर संसद में वोटिंग करवाई जाएगी। और वोटिंग भी कैसे? 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दिन से उन्हें राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। सेम प्रोसेस है। देखिए अब आगे, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाओगे तो आपके लिए 100 सदस्य होने चाहिए, न्यूनतम प्रस्तावक, ये तो क्या है? प्रस्तावक हैं। और राज्यसभा में अगर आप प्रस्ताव लेके आने चाहिए तो आपके लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अब आगे प्रस्तावक आ गए, पीठासीन अधिकारी की मदद से जांच कमेटी का गठन होगा। पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे? जांच कमेटी का गठन करवाएंगे, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। पूछा गया है कि जो जांच कमेटी है जो न्यायाधीशों को हटाने का कार्य करती है, उस जांच कमेटी में कौन कौन से सदस्य होते हैं? पहला, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक पारंगत विधि वेता, यानी जिसको कानून की जानकारी हो, उस कानून में माहिर हो, उसे सम्मिलित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और परंपरागत या परंपरागत, जिसे हम कहते सकते हैं एक्सपर्ट जो कानून का वेता है, उसे सम्मिलित किया जाएगा। वापस से प्रस्ताव संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाता है। दूसरा, लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 न्यूनतम प्रस्तावक। पीठासीन अधिकारी के पास में जाएंगे, पीठासीन अधिकारी के द्वारा मंजूरी होने पर एक जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। जांच कमेटी के अंदर 3 सदस्य होंगे, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य एक पारंगत विधि वेता। आगे बात करें, अब जांच समिति का गठन हो गया, 3 सदस्य मिलाकर के जांच समिति का गठन कर दिया गया है। अब आगे, जांच समिति के द्वारा आरोप सिद्ध हो जाता है। अगर जांच समिति उनकी जांच करती है और आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो उपस्थित सदस्य संख्या या मतदान में भाग लेने वाली सदस्य संख्या 2/3 मत प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति के आदेश के साथ ही उसे हटा हुआ मान लिया जाएगा। यानी कि जांच समिति ने कह दिया या उसने जांच में अपनी में दोषी ठहरा दिया तो 2/3 सदस्य उस पर मतदान करेंगे और प्रस्ताव को पारित करेंगे, और जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते हैं उसे पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं अपना 217 तक। कौन से तक? 217 तक। शॉर्ट्स नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। उच्च न्यायालय पढ़ रहे थे हम। उच्च न्यायालय की बात करें, 1862 से शुरुआत की थी हमने। हाँ अभी लिख लेना, ठीक है। हाँ लिख लेना, कलकत्ता बम्बई। हाँ पहले एक पेज छोड़ दो बोले से, उसके लिए कलकत्ता बम्बई मद्रास। चलो ठीक है, तो फिर हाँ लिखो 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 लिखो। क्या से लिखना था? नियुक्ति लिखे राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर। ये तो लिख लिया था ना। पद से हटाना, सिद्ध कदाचार, असमता, डिसेबिलिटी। फिर लिखना, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में भेजा जा सकता है।
अगर आप लोकसभा में भेज रहे हो, लोकसभा के अंदर भेज रहे हो तो न्यूनतम प्रस्तावक आपके पास में 100 होने चाहिए, और राज्यसभा में भेज रहे हो तो आपके पास में 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, आगे जब इनकी जांच को पीठासीन अधिकारी के पास में या पीठासीन अधिकारी के पास में प्रस्ताव को जाता है तो पीठासीन अधिकारी उसे मंजूरी देने के बाद में एक जांच समिति का गठन करते हैं। ठीक है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दोनों के मुख्य न्यायाधीश और एक पारंगत विधि वेत्ता। ठीक है। ठीक है, आगे लगे जांच समिति के द्वारा आरोप सिद्ध हो जाता है तो उपस्थित सदस्य संख्या, मतदान में भाग लेने वाले सदस्य 2/3 मतदान प्राप्त होने के बाद में राष्ट्रपति के आदेश के साथ ही उसे पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है। ठीक ठीक, लिख लिया राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक है, अब ये 217 तक को देख लो आप पिछले वालों को। हाँ, हाई कोर्ट पढ़ा था, सबसे पहले देखे थे 1862 के, किसके 1862 में, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। ठीक है, 1866 में आते हैं इलाहाबाद, कहाँ पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना। इसके बाद में पढ़ा था हमने, शुरुआत की थी कि आपका जो संविधान है भाग 5, ठीक है, भाग 5 के अंदर अध्याय 6, इसके अंदर 214 से, अनुच्छेद 214 से 231 तक, कहाँ तक, 214 से लेकर के 231 तक हमें क्या देखने को मिलते हैं, उच्च न्यायालय देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आगे एक सेकंड, कौन सा वाला, अच्छा अच्छा, अनुच्छेद 214 से 231 तक। ठीक है ना। हाँ हाँ, इसको 5 कर लेना, अध्याय तो 5 भाग 6, अध्याय 5 भाग 6। ठीक है, हाँ सही है। अब देखो 214, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 क्या कहता है, अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा प्रत्येक राज्य के अंदर। अनुच्छेद 215 कहता है कि ये अभिलेखीय होगा, कैसा होगा, अभिलेखीय, यानी कि जो न्यायालय हैं उसके निर्णय इसको मानने, या जो न्यायालय हैं अधीनस्थ न्यायालय उनके निर्णय मान्य होंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्णय भी इसको मानने होंगे, अन्यथा न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। आगे बात की थी 216 में कहा था गठन को, किसको, गठन को, और गठन में हमने देखा था क्या कहा था, गठन में कहा था कि राष्ट्रपति कार्यभार को देखते हुए क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। फिर देखा था अनुच्छेद 217, क्या देखा था, 217, और 217 क्या कहता है, ये बताता है इनकी नियुक्ति को, योग्यताओं को और पद से हटाना, पद से हटाना। पद से हटाने के लिए प्रोसेस संसद के किसी भी सदन में ला सकते हो, लोकसभा में ला रहे हो तो आपके लिए, लोकसभा में ला रहे हो तो 100 प्रस्तावक होने चाहिए, राज्यसभा में लेकर आ रहे हो तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए। फिर ये प्रस्ताव होने के बाद में पीठासीन अधिकारी के पास में जाएगा, पीठासीन अधिकारी जांच कमेटी की गठन करेंगे, और जांच कमेटी में 3 सदस्य होंगे, इनमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक पारंगत विधिवेत्ता सम्मिलित होते हैं। बात करें योग्यताओं की, भारत का नागरिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए,
भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, किसी भी हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष न्यायिक सेवा का अनुभव हो। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन किस पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर। 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 99वां संविधान संशोधन 2014। 99वां संविधान संशोधन 2014, ठीक है ना। ये किससे संबंधित है? ये न्यायिक नियुक्ति से। लेकिन जस्टिस जीएस खैर ने 16 अक्टूबर 2015 को इसको समाप्त कर दिया। ये था अभी तक का, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, एक बार पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, अच्छा एक बार में पूरा हो जाना चाहिए। अब अनुच्छेद 221 की किसकी बात करते हैं हम? अनुच्छेद 221 की। 221 क्या कहता है? हाईकोर्ट में न्यायाधीश के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से प्राप्त होंगे, लेकिन पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि से। इनकी जब तक राज्य में हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश कार्यरत हैं उनको वेतन दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से, लेकिन जैसे उनका रिटायरमेंट होता है या उनको पेंशन मिलती है तो पेंशन दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। 222 क्या कहता है? ये तो वेतन भत्तों से संबंधित हो गया है। 21 222 कहता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाएगा। 21 वेतन भत्तों से संबंधित है और 222 क्या कहता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम हाईकोर्ट के परामर्श से किया जाएगा। इन दोनों को लिख लो आप। अनुच्छेद 221 में लिख लेना वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से और जबकि पेंशन केंद्र सरकार द्वारा। कार्यकाल 62 ईयर, 62 वर्ष। लिख लिया, ठीक है। तो 221 का कहता है सेवा हमारे जो वेतन भत्ते हैं उनको बताता है कि इनको संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से वेतन प्राप्त होगा, लेकिन केंद्र सरकार से इनको पेंशन प्राप्त होगी। 222 कहता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम हाईकोर्ट के न्यायाधीश के परामर्श के बाद किया जाएगा। अब 226 की, जिस प्रकार से अनुच्छेद 32, ये तो है केंद्र के लिए, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिटें जारी की जाती हैं, ठीक है, वो की जाती हैं 5 प्रकार की। कितनी की? 5 प्रकार की। मौलिक अधिकारों के हनन पर हाई कोर्ट के द्वारा 6 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। जिस प्रकार से संविधान के आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, सेम उसी प्रकार से मौलिक अधिकारों के हनन पर हाई कोर्ट के द्वारा 226 के तहत 6 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की, ठीक है ना। कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा, इंजेक्शन। इंजेक्शन सिर्फ हाई कोर्ट ही रिलीज करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट ही रिलीज करता है। तो अनुच्छेद 226 के तहत क्या की जाती है? रिटें जारी की जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें 232 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। इंजेक्शन सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। कौन कौन सी हैं वो आपकी? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा और इंजेक्शन। ये किसके द्वारा की जाती हैं? हाई कोर्ट के द्वारा। कौन से आर्टिकल के तहत की जाती हैं? 226 के तहत। और कब की जाती हैं? मौलिक अधिकारों के हनन पर, ठीक है। लिखें हाईकोर्ट के द्वारा 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। हाईकोर्ट के द्वारा 6 प्रकार की और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की। इंजेक्शन हाईकोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। लिख लिए कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा और लास्ट वाली इंजेक्शन। इंजेक्शन, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
तो ये कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के डेटा जारी करता है किसमें के तहत? 226 के तहत। हाई कोर्ट किसके तहत? सुप्रीम कोर्ट किसके तहत करता है? तो 32 के तहत। अब बात करते हैं 224 की। किसकी? 224 क्या कहता है कि अपर न्यायाधीश किसको बताता है? अपर न्यायाधीश जब कोरम या गर्भपूर्ति पूर्ण ना हो तब दूसरे न्यायालय से न्यायाधीशों को लगाया जा सकता है। तो इसको कौन बताता है? इसको बताता है 224। क्या कहता है कि जब कोरम या गणपूर्ति पूर्ण ना हो तब अपर न्यायाधीशों को लगाया जा सकता है। यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में कमी होने पर जिला न्यायालयों की नियुक्ति हाईकोर्ट में करना। जो आपके जिला न्यायालय हैं या जिला न्यायालयों के अंदर जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किस में करना? हाई कोर्ट के अंदर करना। कौन कहेगा ये बात? ये बात कह रहा है 224। ठीक है ना। आगे 230 क्या कहता है? 230 कहता है हमसे कि हाई कोर्ट का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों तक करना। यानी जो हाई कोर्ट है उसका विस्तार है वो यूटी तक करना। ठीक है ना। 231 कहता है कि हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक राज्यों में उच्च न्यायालय हो सकता है। यानी जो हाई कोर्ट है 231 क्या कहता है कि जो हाई कोर्ट है 2 राज्यों में या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। कौन कहता है? 231। बात करें 241 की। किसकी? 241 कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी अलग अलग न्यायालय या केंद्र शासित प्रदेशों का भी एक अलग न्यायालय हो सकता है। सबसे पहले दिल्ली में स्थापित किया गया था 1966 में। कब किया गया था? 1966 में। हमने देखा था इलाहाबाद के अंदर भी 1966 में स्थापना की जाती है। पहली बात तो ये याद रखना 224 में अपर न्यायाधीश है, यानी गणपूर्ति पूर्ण ना हो तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट के अंदर करना। 230 में कहा गया था कि जो हाईकोर्ट है उनका विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों तक भी कर सकते हैं। 231 में कहा था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का एक न्यायालय हो सकता है। कौन कहता है? 230 विस्तार को लेकर के बात करता है और ये 1 से अधिक राज्यों में हो सकता है। 241 सॉरी 231 में है। ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेशों में भी अलग न्यायालय हो सकता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? दिल्ली के अंदर की जाती है। सबसे पहले कहां पर की जाती है? दिल्ली के अंदर की जाती है। ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार करना 230 में। 231 में अलग से न्यायालय हो सकता है और 1966 दिल्ली में स्थापित किया गया था। हाँ ठीक है, लिखें आप इनको। 224 अपर न्यायाधीश, कोरम गणपूर्ति पूर्ण नहीं हो तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में कमी होने पर जिला न्यायालयों की नियुक्ति या जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, हाईकोर्ट के अंदर करना। दो 230 हाईकोर्ट का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों तक करना। हम्म 231 2 या 2 से अधिक राज्यों में उच्च न्यायालय हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश में भी एक अलग न्यायालय हो सकता है और 1966 में दिल्ली के अंदर अपना अलग हाईकोर्ट स्थापित किया गया था। लिख लिए? वेरी गुड। ठीक है ना। हाँ 1 मिनट इनको लिख लो आप, है ना। 218 में लिखा कार्यकाल। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष होता है। और 219 में शपथ इनको राज्यपाल दिलाते हैं और राज्यपाल नहीं है तो इनके द्वारा कोई प्रतिनिधि को नियुक्त कर दिया जाता है, उस प्रतिनिधि के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। लिख लें दोनों को। लिख लिए?
ठीक है, तो अब थोड़ा सा हो जाए बातें। 214 क्या कहता है, हाई कोर्ट होगा। 215 क्या कहता है, अभिलेखीय होगा। कैसा होगा, अभिलेखीय होगा। 216 क्या कहता है, 216 कहता है गठन को लेकर के बात करता है। 217 किसको लेकर के बात करता है, 217 इनकी योग्यता के बाद में नियुक्ति, और नियुक्ति के बाद में पद से हटाना। किससे, पद से हटाना। तो ये कौन कहता है, 217 तक। बात करें 218 की, 218 में लिखा गया है इनका कार्यकाल। क्या लिखा गया है, कार्यकाल। 219 के अंदर क्या लिखी गई है इनकी, 219 के अंदर लिखी गई है शपथ। और शपथ दिलाएगा कौन, तो शपथ दिलाएगा इनको कौन, जो हमारे राज्यपाल हैं या राज्यपाल का कोई प्रतिनिधि के द्वारा इनको क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाती है। ठीक है ना। थोड़ा सा और हम और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को, जैसे 221 को देखें हम। 221 का कहता है, 221 कहता है वेतन भत्ते। क्या, हाँ, बात करें जो मुख्य न्यायाधीश है उसके, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलते हैं, और जो अन्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के उनको 2,50,000। ठीक है ना, ये इनका वेतन है। तो वेतन भत्तों के बारे में कौन बताता है, 221। कौन बताता है, 221। आगे बात करें, ये दिया किसके द्वारा जाता है, संचित निधि से। अब संचित निधि भी किसकी है, वेरी गुड, किसकी, राज्यों की। किसकी है, राज्यों की। ठीक है ना। लेकिन इनको पेंशन किसके द्वारा की जाती है, पेंशन दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया था, वेतन भत्तों को लेकर के 221 के अंदर बात कर ली थी। अब बात की थी हमने 222 के तहत। किसके तहत, 222 के तहत। 222 का कहता है कि जो स्थानांतरण है, 222 कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति इनका स्थानांतरण करेगा। स्थानांतरण, लेकिन स्थानांतरण भी कैसे करेगा, स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके परामर्श से। ठीक है ना। तो ये बात कौन कहता है, 222। 224 की बात करें तो 224 में कहा था कि हमने 224 में लिखा था अपर न्यायाधीश या कोरम या गणपूर्ति पूर्ण न होने पर, कोरम या गणपूर्ति पूर्ण न होने पर अन्य जो जिला न्यायाधीश हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट में करना, हाई कोर्ट के अंदर करना। ठीक है ना। तो ये पढ़ा था अभी तक हमने। ठीक है ना। इसके बाद में और देखा था हमने, जैसे 230 को, किसको, 230 को, और 231 को। 230 क्या कहता है कि इनका विस्तार है, हाई कोर्ट का विस्तार है, वो केंद्र शासित प्रदेश तक भी किया जा सकता है, केंद्र शासित प्रदेश तक भी किया जा सकता है। ठीक है ना। 231 का क्या कहता है कि दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, या केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये वापस से लिख लें आप, चाहो तो शॉर्ट में 214 में प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। 215 में ये अभिलेखी होगा, न्यायालय को इसकी अवमानना या न्यायालय को इसकी बात माननी होगी, अन्यथा न्यायालय की अवमानना होगी। 216 में लिखा है गठन। अनुच्छेद 217 में लिखा है योग्यता, नियुक्ति और पद से हटाना। योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष की न्यायिक सेवा का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। ठीक है ना। आगे पद से हटाना, तो पद से हटाना इनको सिद्ध कदाचार और असमता के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा संसद के किसी भी प्रस्ताव में, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों के साथ में 2/3 से बहुमत प्राप्त होगा तो इनको हटाया हुआ मान लिया जाता है। लेकिन उससे पहले जांच कमेटी का गठन होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य पारंगत विधिवेत्ता होता है। नियुक्ति में भी देखा था कॉलेजियम को लेकर के 99वां संविधान संशोधन होता है 2014 में। कब होता है, 2014 में। कौन सा, 99वां संविधान संशोधन। लेकिन 16 अक्टूबर को, कब, 16 अक्टूबर 2015 को जस्टिस JS खैर की पीठ ने इसको
समाप्त कर दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, न्यायिक नियुक्ति को लेकर के मांग कर रहा था, लेकिन इन्होंने पुनः कॉलेजियम पद्धति को लागू कर दिया। ठीक है, तो कॉलेजियम पद्धति में कितने सदस्य हो सकते हैं? कॉलेजियम पद्धति सदस्य में 5 होते हैं, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, 218 में लिखा गया है इनका कार्यकाल। क्या लिखा गया है? कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष तक। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ इनको राज्यपाल दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? राज्यपाल नहीं है तो उनके प्रतिनिधि के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिनिधि के द्वारा। 224 कहता है अपर न्यायाधीश, यानी जब कोरम गण पूर्ति ना हो तो न्यायालय के न्यायाधीशों को हाई कोर्ट के अंदर नियुक्त करना। 230 कहता है कि हाई कोर्ट केंद्र का विस्तार है, केंद्र शासित प्रदेशों तक भी किया जा सकता है। 231 कहता है कि 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका भी एक, और राज्य का, दोनों का संयुक्त रूप से एक हाई कोर्ट हो सकता है। 221 की बात करें, 221 कहता है वेतन भत्तों को। किसको? वेतन को। मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000 और हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन होता है 2,50,000, और इनको वेतन दिया जाता है राज्यों की संचित निधि से, लेकिन पेंशन दी जाती है केंद्र निधि से, केंद्र की संचित निधि से। बात करें 222, तो 222 स्थानांतरण को बताता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा इनके स्थानांतरण को किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था न्यायाधीश। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के। ठीक है ना, जैसे वर्तमान में इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं। वर्तमान में इंडिया के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि वर्तमान में इंडिया के अंदर कितने हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं। 2013 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, त्रिमेम। कौन से? त्रिमेम। कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। त्रिमेम बनाए गए थे 2013 के अंदर, 3 हाई कोर्ट। वर्तमान में 25। अब बात करते हैं संयुक्त हाई कोर्ट वाले राज्य व जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये किस में आते हैं? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट, कौन सा? मुंबई हाई कोर्ट। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, किस में आते हैं? मुंबई हाई कोर्ट में। बात करें गुवाहाटी, असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और असम। असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश किस में आते हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट में। मद्रास की बात करते हैं, तमिलनाडु और पुडुचेरी। एर्नाकुलम की बात करते हैं, केरल और लक्षद्वीप। कौन कौन से? एर्नाकुलम में कौन कौन से? केरल, लक्षद्वीप। मद्रास में तमिलनाडु, पुडुचेरी। गुवाहाटी में असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मुंबई हाई कोर्ट के अंदर महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर एंड दमन दीव। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा। लिख लें आप यूँ क्यों। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। अच्छा हाँ, पिछले में 226 का हाँ ध्यान रखना, उसका रिटर्न जारी करते हैं वो हाई कोर्ट। कई बार पूछा गया है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिटर्न जारी करता है, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत रिटर्न जारी करता है? तो 226। लेकिन कब? जब मौलिक अधिकारों का हनन हो तब। संयुक्त हाई कोर्ट वाले चंडीगढ़ में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा। मुंबई हाई कोर्ट में मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। गुवाहाटी में असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, आगे मद्रास में तमिलनाडु, पुडुचेरी, मद्रास में। एर्नाकुलम, केरल और लक्षद्वीप में, केरल और लक्षद्वीप में। आगे है कलकत्ता, लिख लेना वो तो। कलकत्ता है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार में। और श्रीनगर हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। किसका? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। वापस से अब इसमें पूछा जाता है कि सर्वाधिक राज्यों वाला, तो कौन सा हो गया? गुवाहाटी। असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों वाला हाई कोर्ट कौन सा है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है। ठीक है ना, जो कलकत्ता का पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, और श्रीनगर हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है।
अब इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्योंकि क्वेश्चन आजकल पेपर सेटर वाले खतरनाक होते हैं और क्वेश्चन कहीं से ही पुटअप कर लेते हैं। अब इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकार कौन कौन से होंगे, यानी किन किन पर वो बहस कर सकता है। पहला, विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकारी मामले, ठीक है ना। विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकारी मामले, संसद विधानमंडल के चुनाव, न्यायालय की अवमानना, मौलिक अधिकारों का हनन, इसको तो देखा था 226, संविधान की व्याख्या से संबंधित, ये तो हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकार है। कौन से? संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई केस है, बिल्कुल सीधा हाई कोर्ट में जाएगा। मौलिक अधिकारों का हनन केस है तो सीधा हाई कोर्ट में, यानी इनकी सुनवाई जिला न्यायालयों में नहीं होगी। न्यायालय की अवमानना है तो सीधा हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। संसद और विधानमंडल के चुनाव है, सीधा हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। और विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकारी मामले सीधे हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार है, लिख लें आप इसको। प्रारंभिक, हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकार, ऐसे कोई अधिकार जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हैं वो सीधे न्यायालय में जाएंगे। ऐसे कोई अधिकार जिनमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो कहाँ जाएंगे? हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे। न्यायालय की अवमानना से संबंधित है तो भी कहाँ जाएंगे? हाईकोर्ट के अंदर। संसद के विधानमंडल के चुनाव हों तो भी हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा बस लिख लिया, वेरी गुड। अब हाईकोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो दीवानी जिनको हम सिविल बोलते हैं, एक फौजदारी यानी कि डांडिक वाले। अब दीवानी में कौन कौन से होते हैं? कॉपीराइट, पेटेंट, अगर किसी की कॉपीराइट या पेटेंट से संबंधित कोई मामला है तो भी क्या है? अपीलीय है, उसे भी कहाँ भेज सकते हैं? हाईकोर्ट के अंदर। राष्ट्रीय या व्यापक मामले यानी कि बड़े मामले, कानून की व्याख्या से संबंधित है तो भी हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। जिला न्यायालय स्वयं प्रमाणित कर दे, या तो जिला न्यायालय क्या कर दे? उस केस को स्वयं प्रमाणित कर दे उच्च न्यायालय के लिए। तो ये तो कौन से हो गए? दीवानी न्यायालय में कौन कौन से? कॉपीराइट, पेटेंट से संबंधित, राष्ट्रीय और व्यापक मामले, कानून की व्याख्या से संबंधित, या जिला न्यायालय स्वयं पारित कर दे। आगे बात करें फौजदारी मामलों के, किसके? फौजदारी, ऐसे मामले जिसमें जिला न्यायालय द्वारा 7 या 7 वर्ष से अधिक की सजा दी हो या स्वयं प्रमाणित कर दे। यानी डांडिक मामलों में ऐसे मामले जिनमें 7 वर्ष से अधिक की सजा सुना दी है जिला न्यायालय ने, तो उसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो। या फिर दूसरी कंडीशन वही है कि जिला न्यायालय उन्हें स्वीकृत कर दे या जिला न्यायालय स्वयं अनुमति दे दे, ठीक है। तो इसको लिखें आप। हाँ, ऐसे कैसे? ये कॉपीराइट, पेटेंट से संबंधित, राष्ट्रीय व्यापक मामले, कानून की व्याख्या, जिला न्यायालय स्वयं प्रमाणित कर दे। और जिला न्यायालय द्वारा अगर 7 वर्ष से अधिक की सजा सुना दी गई है तो क्या होना चाहिए? हाँ, 233 से 37 तक। अब बात करते हैं राजस्थान में हाई कोर्ट की पूछा गया है यहाँ से कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व कितने हाई कोर्ट थे, या निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट था या नहीं था। तो याद रखना, स्वतंत्रता से पूर्व में कुछ रियासतों में हाई कोर्ट जैसी व्यवस्था थी, यानी कि दंड को लेकर के प्रावधान थे, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर। इनके अंदर क्या था? राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व हाई कोर्ट जैसे न्यायालय जैसी व्यवस्था इनमें देखने को मिलती थी। किस किस में? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और उदयपुर के अंदर। बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय की, तो 21 जून 1949 को राजप्रमुख के अध्यादेश जारी किया जाता है राजप्रमुख के द्वारा हाईकोर्ट की, और उसके अध्यादेश के आधार पर 29 अगस्त 1949 को हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं कमलनाथ। संविधान लागू होने के बाद प्रथम
होते हैं कैलाशनाथ बांचू, यानी संविधान लागू होने के बाद कैलाशनाथ बांचू, प्रथम होते कमलनाथ वर्मा, कमलकांत वर्मा, और 21 अगस्त 1949 को राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। 29 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और भरतपुर के अंदर हमें देखने को मिलता है, या ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है हाईकोर्ट के जैसे। लिखो लिखो फटाफट लिखो। हाँ देख लिया। तो यानी कि कुछ रियासतों में पहले से ये व्यवस्था चली आ रही थी हाई कोर्ट जैसी, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अलवर और उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर कर दी जाती है। अब हाई कोर्ट की स्थापना में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे कमलकांत वर्मा, और संविधान लागू होने के बाद में कौन से थे? कैलाशनाथ बांचू। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इनकी सदस्य संख्या को। सदस्य संख्या इसकी वर्तमान में इसकी जब स्थापना की गई थी तब 11 तो अब स्थापना के वर्तमान में है 49+1 यानी कि 50 न्यायाधीश। ठीक है, वर्तमान में 41वें न्यायाधीश हैं ऑगस्टन जॉर्ज मसीह। पहले थे कमलकांत वर्मा, और हमारी स्वतंत्रता के बाद में कौन से थे? कैलाशनाथ बांचू। अभी कौन से हैं? ऑगस्टन जॉर्ज मसीह। उच्च न्यायालय की बात करें तो इसके मुख्यालय है जोधपुर में, खंडपीठ है जयपुर के अंदर। ठीक है, और इसको बनाया गया था सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। जो उच्च न्यायालय है उसको जोधपुर भेजा गया, खंडपीठ को कहाँ पर? जयपुर में। हालांकि ये बंद हो गई थी बीच में खंडपीठ, लेकिन 1977 में इसका कार्य प्रारंभ। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्राचीन समय में थे 11 कोटा 12 मोदी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर। जयपुर में आने की संख्या और बढ़ जाएगी, और सीकर में की संख्या बढ़ जाएगी, झुंझुनू में की संख्या बढ़ जाएगी, करौली संख्या बढ़ जाएगी। तो ये सभी जिसके अंदर आएंगे जयपुर का तो ये तो था हमारा आज का उच्च न्यायालय का। ठीक है, इसको तुम उतार लो। आर्टिकल के शॉर्ट नोट्स बनाई लिए तो कोई बात नहीं, तो 26 लिख लेना, एक रिट जारी करने का जिससे हाई कोर्ट को। ठीक है, स्थापना के समय 11+1 12 न्यायाधीश, वर्तमान में 49+1 50 न्यायाधीश, वर्तमान में ऑगस्टन जॉर्ज मसीह हैं। ठीक है, और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो जोधपुर न्यायालय है, जो हाईकोर्ट है, उसको जोधपुर रखा गया, और खंडपीठ को जयपुर के अंदर रखा गया। जयपुर खंडपीठ में एक तो आपका कोटा संभाग, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, सीकर, झुंझुनू, करौली और अजमेर को सम्मिलित किया जाता था। हालांकि अब इनमें जिलों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। लिख लिया? चलिए शुरुआत करें। एक बार सभी रजिस्टर्स अपने बंद कर दें और एक बार मेरे साथ दोहराएं, जल्दी याद हो जाएगा। उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय पढ़ा था अध्याय 5 भाग 6, अध्याय 5 भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक, कहीं कहीं 232 तक। ठीक है ना।
सबसे पहले बात करें हाई कोर्ट की, तो 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1866 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 214 की बात करें तो क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 कहता है कि यह एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और अधीनस्थ न्यायालयों को इसको निर्णय मानने होंगे, अन्यथा न्यायालय की क्या होगी, अवमानना। 216 को पढ़ा था, गठन को लेकर का हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है और राष्ट्रपति कार्यभार को देखते हुए ये तय करेंगे कि कितने न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करें 217 में लिखी गई है योग्यताएं कि भारत का नागरिक हो, किसी भी हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहा हो। ठीक है, आगे देखा था हमने नियुक्ति, किसको लेकर के, नियुक्ति, और नियुक्ति की योग्यता तो देखी थी 217 में, और 217 में क्या देखा था, 217 में देखी थी हमने नियुक्ति के अंदर क्या कहा था कि नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाएगी। लेकिन 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाता है, जिसे 16 अक्टूबर 2015 को जस्टिस JS खैर के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है ना। हाँ, आगे है कॉलेजियम के अंदर आपके जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है ना। और अब पद से हटाने की बात करें तो सिद्ध कदाचार के आधार पर, अक्षमता के आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा में इनके लिए 100 सदस्य संख्या होनी चाहिए, राज्यसभा में 50। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी जांच समिति का गठन करेंगे। जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं, जिनके अंदर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक पारंगत विधिवेत्ता। कॉलेजियम की बात करें, कॉलेजियम में होते हैं 5 सदस्य। कितने, 5 सदस्य। और 5 सदस्य में भी कौन, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ या अन्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे बात करें हम जांच समिति, तो जांच समिति में जब सिद्ध हो जाता है 2/3 बहुमत के आधार पर जब मतदान किया जाता है तो उन्हें पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। ठीक है ना। 221 के अंदर देखा था वेतन भत्ते, क्या था, इनको वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन पेंशन केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। अनुच्छेद 222 में बात की थी। अनुच्छेद 222 कहता है कि जो इनके स्थानांतरण है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सलाह पर करेंगे। और मुख्य न्यायाधीश भी किसके होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के। आगे बात करें, हमने देखा 226 के तहत ये 6 प्रकार की रिटें जारी करता है, और ये कब करता है, जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब। ठीक है, कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा और इंजेक्शन। 224 की बात करें तो ये 224 बात करता है अपर न्यायाधीश को लेकर के, जब कोरम या गणपूर्ति पूर्ण ना हो तब जो जिला न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किस में करना, हाईकोर्ट के अंदर करना। बात करें 230 की, इनका विस्तार क्या किया जा सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों तक भी किया जा सकता है। 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश का जो न्यायालय था वो 1866 में दिल्ली के अंदर स्थापित किया जाता है। आगे बात करें, वर्तमान में इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं और 2013 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कौन कौन से, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। और 25वां जो हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। 2019 में बनाया गया है 25वां हाई कोर्ट। लिखना चाहो तो लिख लेना, 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। 25 कौन सा है, 2019 में बनाया गया था आंध्र प्रदेश। 2013 में 3 बनाए गए थे, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। संयुक्त हाईकोर्ट वाले राज्य और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको देखा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा। मुंबई हाईकोर्ट में मुंबई, गोवा, दादर नागर एवं दमनदीप। गुवाहाटी में असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मद्रास में तमिलनाडु, पुडुचेरी। एर्नाकुलम, केरल और लक्षद्वीप। आगे बात करते हैं कलकत्ता में, तो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। श्रीनगर हाईकोर्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
आगे बात करें 218 में है कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? इनका कार्यकाल है 62 वर्ष, ठीक है ना। इनको शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के प्रतिनिधि के द्वारा दिलाई जाएगी। इनके प्रारंभिक क्षेत्र या मूल अधिकार पड़े थे कि विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार मामले, संसद के और विधानमंडल के जो भी चुनाव संबंधित मामले सीधे हाईकोर्ट में, न्यायालय की अवमानना सीधे हाईकोर्ट में, मौलिक अधिकारों का हनन 226 के तहत सीधे न्यायालय में, संविधान की व्याख्या से संबंधित सीधे हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के अपीलीय और क्षेत्राधिकार, इसमें दो तरीके के होते हैं, सिविल यानी दीवानी और डांडिक यानी कि फौजदारी। इनमें कॉपीराइट से संबंधित या पेटेंट से संबंधित आगे बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में कुछ जो रियासतें थी उनमें हाईकोर्ट जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में हाईकोर्ट जैसी व्यवस्था देखने को मिलती थी। 21 जून 1949 को राजभवन के अध्यक्ष पर जो हाईकोर्ट का स्थानांतरण या स्थापना के लिए एक आदेश जारी किया जाता है। 29 अगस्त 1949 को हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। हाईकोर्ट का मुख्यालय जोधपुर के अंदर है और खंडपीठ जयपुर में है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं कमलकांत वर्मा को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कैलाशनाथ बांचू को बनाया जाता है। स्थापना में 11 न्यायाधीश और एक मुख्य 12 और वर्तमान कौन है? ऑगस्टन जॉर्ज मसीह। उच्च न्यायालय जोधपुर में, खंडपीठ जयपुर में है। सत्यनारायण ड्राफ्ट समिति की सिफारिश पर जो उच्च न्यायालय उसे जोधपुर भेजा गया था। खंडपीठ में शामिल जिलों की बात करें, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, धौलपुर, दौसा, सीकर और झुंझुनू, करौली, अजमेर आते हैं। ठीक है, ये तो था अपना हाई कोर्ट। तो आज हमने हाई कोर्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया तुमको। ओ ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।